यूपी का वाराणसी जिला, साल का वो महीना जब पूर्वांचल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का वक्त था। एक बेहद गरीब परिवार मिट्टी और घास फूस से बने एक कच्चे मकान के अंदर सोया हुआ था। अचानक एक जोरदार आवाज होती है और भारी बारिश के दबाव में वो कच्चा मकान भर भरा कर ढह जाता है। मलबे के नीचे पूरा परिवार दब जाता है। चीख पुकार मचती है और जब तक पड़ोसी मदद के लिए दौड़ते हैं तब तक उस परिवार का एक मासूम बच्चा मलबे में बुरी तरह दब चुका था। उसे गंभीर चोटें आई थी। उस मलबे से सुरक्षित बचे बच्चों में से एक लड़का ऐसा था जिसने गरीबी के उस खौफनाक चेहरे को बहुत करीब से देखा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर थे। पर आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम इस दर्दनाक वाकये की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल फर्श से अर्श तक पहुंचने की इस अद्भुत मिसाल के पीछे का असली पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। इस कहानी का कनेक्शन आज के उस सोशल मीडिया वॉर से है जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त एक्स पर छिड़ी एक जंग की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा है, जहां समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव लगातार निशाने पर हैं और उन पर ये सीधे हमले कोई और नहीं बल्कि इसी कच्चे मकान से निकलकर कैबिनेट मंत्री बने ओपी राजभर कर रहे हैं। सोचिए, राजनीति क्या चीज होती है। ये वही ओपी राजभर हैं जो कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे और उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पर आज राजनीतिक हालातों ने सब कुछ बदल दिया है। फिफ्थ पिलर की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम ओम प्रकाश राजभर की इस पूरी इनसाइड स्टोरी और उनके इस पूरे पॉलिटिकल गेम को बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। चैप्टर 1, कोयले की खदान से बनारस की सड़कों तक। 15 सितंबर 1962 को वाराणसी के फतेहपुर खौदा सिधौरा गांव में जन्मे ओम प्रकाश राजभर का बचपन अभावों की ऐसी कहानी है जिसकी कल्पना आज के दौर में करना मुश्किल है। उनके पिता सन्नू राजभर, उनके पास न तो खेती की जमीन थी न ही कोई पक्का रोजगार। परिवार का पेट पालने के लिए वो कोयले की खदानों में कड़ाके की ठंड और तपती गर्मियों में मजदूरी किया करते थे। लेकिन सन्नू राजभर के दिमाग में एक बात साफ थी, वो अपने बच्चों को इस कोयले की कालिख से दूर रखना चाहते थे और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, पढ़ाई। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूलों से की। गरीबी इतनी हावी थी कि कॉलेज की फीस और किताबों का खर्च निकालना नामुमकिन था, मगर राजभर हार मानने वालों में से नहीं थे। 1980 के दशक की शुरुआत में जब वो बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन संघर्ष शुरू किया। वो सुबह तड़के उठकर खुद की उगाई हुई सब्जियां मंडी में ले जाकर बेचते थे ताकि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। और इसके बाद दिन से लेकर रात तक वो वाराणसी की सड़कों पर 3 पहियों वाला टेम्पो यानी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। 1983 में उन्होंने राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन हाथ में डिग्री होने के बावजूद उनका ठिकाना बनारस की सड़कें और वही टेम्पो था। चैप्टर 2, वो एक थप्पड़ जिसने इतिहास बदल दिया। कहते हैं कि हर बड़े नेता के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो उसके पूरे वजूद को बदल कर रख देता है। ओम प्रकाश राजभर के जीवन में भी वो दिन आया। रोज की तरह वो अपने टेम्पो में सवारियां बिठाकर वाराणसी की एक व्यस्त सड़क से गुजर रहे थे। घर चलाने की मजबूरी में उन्होंने क्षमता से अधिक सवारियां बैठा रखी थी। तभी सामने खड़े पुलिसकर्मी की नजर उनके टेम्पो पर पड़ी। पुलिस वाले ने उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया। राजभर ने अपनी गरीबी का हवाला देकर माफी मांगी, लेकिन बहस बढ़ती चली गई और तभी उस पुलिसकर्मी ने अपना आपा खो दिया और सरेआम पूरी सड़क के सामने ओम प्रकाश राजभर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस एक थप्पड़ की गूंज ने उस युवा ऑटो ड्राइवर के स्वाभिमान को भीतर तक झकझोर दिया। सरेआम हुई उस बेइज्जती ने राजभर के भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने उसी वक्त स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखकर एक संकल्प लिया, वो अब इस लाचारी और बेबसी की जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। वो एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि यही खाकी वर्दी उन्हें सैल्यूट करेगी। इस घटना के कई सालों बाद जब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बने तो वो अपने पूरे सरकारी लाव लश्कर, हूटर बजाती गाड़ियों और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उसी पुलिसकर्मी के घर पहुंचे। उन्होंने उस पुलिस वाले को सम्मानित किया और मुस्कुराते हुए अपना पुराना संकल्प याद दिलाया। ये बदला हिंसा से नहीं बल्कि सत्ता की ताकत से लिया गया था। चैप्टर 3, कांशीराम का प्रभाव और बसपा का सफर। सड़क के उस संघर्ष ने राजभर को समाज की कड़वी हकीकत समझा दी थी। इसी दौरान यानी 1981-82 के आसपास उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया उभार आ रहा था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम
पूरे देश में दलित, पिछड़े और शोषित समाज को जगाने के लिए आंदोलन चला रहे थे। कांशीराम का एक नारा उस दौर में बहुत गूंज रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजभर इस विचारधारा की तरफ खिंचे चले गए। उन्होंने बसपा की सदस्यता ली और कांशीराम के साथ गांवों में घूम घूम कर संगठन बनाना शुरू किया। उनकी जमीनी पकड़ और बेबाक शैली को देखकर उन्हें बसपा का वाराणसी जिला अध्यक्ष बनाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2001 आते आते बसपा की कमान मायावती के हाथों में पूरी तरह आ चुकी थी। इसी दौरान भदोही जिले के नाम को लेकर मायावती और ओपी राजभर के बीच एक बड़ा वैचारिक मतभेद पैदा हो गया। मायावती ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का फैसला किया। राजभर इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि भदोही का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से राजभर समाज के प्राचीन गौरव और राजाओं से जुड़ा हुआ है। आत्मसम्मान से समझौता न करने की अपनी पुरानी आदत के कारण राजभर ने मायावती के फैसले को चुनौती दी और उसी साल बहुजन समाज पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। चैप्टर 4, सुभाषपा का जन्म और पीले गमछे का रहस्य। बसपा छोड़ने के बाद राजभर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो बिना किसी राजनीतिक बैकअप के अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उन्होंने महसूस किया कि पूर्वांचल में जो राजभर या भर बिरादरी है, उसकी आबादी करीब 18% से 22% तक है, लेकिन किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने उनका हक नहीं दिया। इसी सोच के साथ 27 अक्टूबर 2002 को उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर अपनी खुद की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी SBSP यानी सुभाषपा की स्थापना की। अगर आप ओपी राजभर को करीब से देखें तो उनके गले में हमेशा एक चमकदार पीले रंग का गमछा दिखाई देगा। उनकी पार्टी के झंडे और रैलियों में भी सिर्फ पीला रंग ही नजर आता है। इसके पीछे का रणनीतिक रहस्य बहुत गहरा है। राजभर खुद बताते हैं कि जिस तरह कांशीराम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले कोट से प्रेरणा लेकर बसपा का रंग नीला तय किया था, ठीक उसी तरह उन्होंने विदेशी आक्रांता सालासर गाजी को धूल चटाने वाले पराक्रमी महाराजा सुहेलदेव के पीतांबर यानी पीले रंग को अपनी पहचान बनाया। इसके अलावा पीला रंग कृषि, सरसों के खेतों और भारतीय संस्कृति में शुभ अवसरों का प्रतीक है। हाल ही में उन्होंने अपनी इस ताकत को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का भी गठन किया है, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं के लिए बकायदा नीली वर्दी और हाथ में एक छड़ी यानी स्टिक निर्धारित की गई है, जो सीधे तौर पर जमीन पर उनकी सांगठनिक ताकत को प्रदर्शित करती है। चैप्टर 5, पूर्वांचल का गणित और मौसम वैज्ञानिक का उदय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, लखनऊ का रास्ता हमेशा पूर्वांचल से होकर ही गुजरता है, और पूर्वांचल के रास्ते पर ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे कद्दावर पहरेदार की तरह बैठे हैं जिन्हें बाईपास करके कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। पूर्वांचल के लगभग 15 से 18 जिले, जिनमें गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, देवरी और कुशीनगर शामिल हैं, वहां की करीब 90 से 100 विधानसभा सीटों पर राजभर वोटर बेहद निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें से 25 से 30 सीटें तो ऐसी हैं जहां राजभर समाज जिसे चाहे उसे जिता सकता है और जिसे चाहे उसे फर्श पर ला सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में यह समाज महज 3 से 4% है, लेकिन पूर्वांचल के इन खास जिलों में इनकी एकजुटता 18% से अधिक है, जो इन्हें एक मजबूत और अटूट वोट बैंक ब्लॉक माना जाता है। इसके साथ ही राजभर ने चौहान, पाल, प्रजापति, मल्ला और विश्वकर्मा जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी अपने साथ जोड़ा है। यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर को यूपी की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। वो हवा का रूप भांपने में माहिर हैं। 2017 का चुनाव उन्होंने भांप लिया कि यूपी में बीजेपी की लहर है। उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया, खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक बने और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बने। 2022 का चुनाव जब उन्हें लगा कि स्थितियां बदल रही हैं, तो वो पाला बदलकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। नतीजतन सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। सपा के साथ वैचारिक मतभेद होते ही वो एक बार फिर एनडीए के पाले में आ गए और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री के रूप में एक बेहद मजबूत कैबिनेट विभाग संभाल रहे हैं। एक कच्चा मकान ढहने के दर्द से शुरू हुई ये कहानी आज लखनऊ के सत्ता के गलियारों में सबसे गूंजने वाली आवाज बन चुकी है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कुछ लोग अवसरवाद कह सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उस समाज की राजनीतिक मजबूरी और ताकत का प्रदर्शन है, जिसे दशकों तक मुख्य धारा की राजनीति में नजरअंदाज किया। अखिलेश यादव पर उनके हालिया तीखे हमले और सोशल मीडिया पर छिड़ी ये जंग महज एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की जमीन पर अपने वोट बैंक को पूरी तरह लामबंद
करने की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। राजभर जानते हैं कि जब तक उनके पास पूर्वांचल की चाबी है तब तक लखनऊ के बड़े से बड़े दिग्गजों को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि सोशल इंजीनियरिंग के इस खेल में ओपी राजभर का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो यूपी की सियासत का मौसम बदलना तय माना जाता है। इस पूरी कहानी पर एक ऑटो ड्राइवर से कैबिनेट मंत्री बनने के सफर पर और ओम प्रकाश राजभर की इस राजनीतिक रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2027 में भी वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे ही गहरे विश्लेषण और बिना लाग लपेट वाली बेबाक रिपोर्ट्स के लिए फिफ्थ पिलर को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।